Morning students, welcome once again in Clevio International Online Classes. In the previous lecture we have done symbols of the elements suggested by the Daltons and suggested by the Berzelius. In the previous lecture we have done some rules which is suggested by Berzelius, that how we can consider the element symbols. 4 rules we have done in the previous lecture, and according to these rules we have done that firstly we will give the symbols of the elements by the first letter of an element name. Hydrogen, boron, carbon, nitrogen, all the compounds, all the elements are given the symbols according to their first letter. Second, according to the second rule, we have done that some elements have the similarity in the first letter. So for the naming, after the first element, the second element which we have the similar first letter, that was given symbols with the second letter. But उसके अंदर जो आपको प्रिकॉशंस रखनी है वो ये है कि आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल लेना है और सेकंड लेटर उसके लिए क्या लेना है, आपको स्मॉल राइट अप करना है. जैसे कि हीलियम है, हाइड्रोजन फर्स्ट लेटर इज द सिमिलर विद द हाइड्रोजन, तो आपको हीलियम लिखते टाइम HE लिखना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल, सम एलिमेंट्स हैव द प्रोमिनेंट लेटर विद द फर्स्ट लेटर, यानी सेकेंड लेटर के बजाय उनके सेकेंड लेटर के बाद आने वाले लेटर्स को एज अ सिंबल यूज़ किया जाता है. जैसे कि मैग्नीशियम है, जिंक है, क्रोमियम है, क्लोरीन है. और उसके बाद जो फोर्थ लेटर था वो फोर्थ रूल जो था वो ये था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम उनके लैटिन वर्ड के सिंबल से यूज़ करते हैं, यानी उनका जो लैटिन वर्ड है उसके जो फर्स्ट लेटर्स हैं उनके थ्रू उनको सिम्बलाइज किया जाता है. जैसे कि सोडियम को अपन Na से यूज़ कर रहे थे बिकॉज इट्स लैटिन वर्ड इज़ नेट्रियम. पोटेशियम है उसको K से यूज़ कर रहे थे बिकॉज इट्स लैटिन वर्ड इज़ कैलियम. ठीक है, तो ये कुछ रूल्स अपन ने देखे थे फॉर द सिम्बलाइजेशन. टुडेज टॉपिक इज एटॉमिक मास. देखिए, डाल्टन ने जब अपना थ्योरी दिया था तो अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा था कि एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल. ठीक है, और स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो भी इतना छोटा कि उनको अपन बाय द नेक्ड आईज अपन नहीं देख सकते. तो जाहिर सी बात है, जिस चीज़ को अपन देख ही नहीं सकते उसको वे कैसे करेंगे, उसका मास कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टिनी पार्टिकल है और उसको वे करना बहुत मुश्किल है. तो उसका मास कैसे पता किया जाए, एटॉमिक मास क्या कहा जाता है, किसको कहा जाएगा, एक एटम के मास को एटॉमिक मास कहा जाएगा. मीन्स व्हाट इज एटॉमिक मास, मास ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास. तो शुरुआत में अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जब एटॉमिक मास को कंसिडर किया गया तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि ये इतने छोटे होते हैं कि इनका मास जो होता है वो डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, और इसीलिए इनके मास को लेने के लिए हमें और यूनिट्स काम में लेनी पड़ेगी. क्योंकि जो नॉर्मली अपन यूज़ करते हैं यूनिट्स जैसे ग्राम है, किलोग्राम है, ये बड़ी यूनिट्स हैं. उनके अंदर अपन क्या नहीं कर सकते, एटम को यूज़ नहीं कर सकते एटॉमिक मास के लिए, क्योंकि एटॉमिक मास बहुत कम होगा, ग्राम और किलोग्राम में आएगा ही नहीं. तो उन्होंने कहा कि एक छोटी यूनिट यूज़ करनी पड़ेगी. और ये क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने हाइड्रोजन के एटम को जब वे किया, यानी हाइड्रोजन एटम्स के लिए उन्होंने जब मास निकालने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि 1.67 × 10⁻24 ग्राम ये मास निकला हाइड्रोजन का, जो कि बहुत छोटा है. माइनस में 24 जा रहा है, मतलब आप डिवाइड करेंगे इससे तब जाकर आपको 1.67 मास उसका मिलेगा इंटू 10⁻24 ग्राम. तो बहुत छोटी मतलब यूनिट हो गई, या यूँ कहते कि वे करना बहुत मुश्किल हो गया. इतना छोटा तो अपन वेइंग इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो सेंसिटिव, कितना भी सेंसिटिव हो फिर भी अपन इतना छोटा मास क्या नहीं कर सकते, उससे डिटेक्ट नहीं कर सकते. तो फिर
जब मासेस की बात आई तो डाल्टन ने कहा कि इस यूनिट को ही चेंज करते हैं। एटॉमिक मास को अपन लेते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास के नेम से, रिलेटिव एटॉमिक मास के नेम से। रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों नाम दिया गया, उसका रीज़न था यहाँ पर रिलेशन लेना था, यानी यहाँ पर अब अपन एक एलिमेंट या एक एटम का मास नहीं निकालेंगे बल्कि कॉम्बिनेशन के थ्रू बने हुए कंपाउंड्स का मास निकालेंगे और उस मास में ये देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट कितने अमाउंट में यूज़ किया जा रहा है। जैसे उन्होंने लिया कार्बन मोनोऑक्साइड और उन्होंने ये देखा कि 3 ग्राम कार्बन को जब 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करवाया जाता है तो जाकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो उन्होंने कहा कि अगर ऑक्सीजन का मैं मास निकालूं यहाँ पे तो ऑक्सीजन का मास, इसका रेशियो हो गया, ऑक्सीजन का निकालना है मतलब ऑक्सीजन का मास ऊपर आ जाएगा और कार्बन का मास नीचे आ जाएगा। तो ये इसका रिलेटिव मास हो गया, किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो ये कितना आता है 1.33 ग्राम, ये इतना आएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि ये थोड़ा कन्वेनिएंट नहीं था क्योंकि सबके जो मासेस आएंगे वो पॉइंट्स में आएंगे, कोई भी होल नंबर अपने को नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसी यूनिट खोजी जाए या ऐसा कोई वे खोजा जाए जिससे कि अपने को एलिमेंट्स के जो मास मिले वो कैसे हो, होल नंबर में हो, डेसिमल नंबर पे ना हो, ये डॉट्स वगैरह ना आए। तो होल नंबर के अंदर हमें क्या करना है, इसको लेना होगा। तो इसके लिए फिर फर्दर ऑन जब बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च की तो ये सजेस्ट किया गया, फर्स्टली सबसे पहले जो सजेस्ट किया गया था कि जो रिलेटिव मास है उसको निकालने के लिए अपन एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे और उस स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में कौन सा एटम कितना हैवी है वो देख लिया जाएगा। तो सबसे पहला जो स्टैंडर्ड एलिमेंट सेट किया गया था वो था हाइड्रोजन। सबसे पहले भाई आपको पता है कि अगर आपको 5 kg कोई भी थिंग लेनी है और आपके पास 5 kg का वे नहीं है तो आप क्या करेंगे, जो 1 kg का वेट है उसके इक्वल पहले आप क्या कर लीजिए, वे करके देख लीजिए किसी भी चीज़ को। वे कर लेंगे तो आपके पास कितना हो गया, 2 हो गया ना, एक 1 kg इधर है 1 kg इधर है, तो 2 kg को पहले रख लीजिए। 2 kg और 2 kg कितना हो गया, 4 kg हो गया। तो ये इजी वे है, यानी कंपैरेटिवली अपन किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, वे करके देख सकते हैं। 4 kg हो गया उसके पास, अब लीजिए भाई 1 kg को रख के फिर से 1 kg और वो वे कर लेगा, हो गया 5 kg। तो वैसे ही इसके अंदर भी रिलेटिव निकाला गया कि हाइड्रोजन को ले लो और एटम को देख लो कि कौन सा एटम आप ले रहे हैं, हाइड्रोजन के बिहाफ पे उसका मास निकाल लेंगे। हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन को ही क्यों लिया गया, उसका रीज़न था हाइड्रोजन इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट इन द एटमॉस्फेयर अप टू नाउ। अब तक जितने भी मिले हैं उसमें हाइड्रोजन को अपन क्या मानते हैं, सबसे छोटा एलिमेंट मानते हैं, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट मानते हैं। और उसकी जो एटॉमिक मास की अमाउंट है वो भी कितनी मानी गई है, 1 म्यू मानी गई है, यानी 1। अब अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट आपने लिया और उसको आप वे करना चाह रहे हैं और वे करते टाइम आप देखते हैं कि उस एलिमेंट के रिगार्डिंग अगर आप हाइड्रोजन को रखते हैं तो 4 हाइड्रोजन्स आपके वहाँ रखे जाते हैं। जैसे कि अपन वे करने चले हैं, हीलियम को ही वे कर लेते हैं, तो हीलियम को वे करने के टाइम पर आप देखेंगे कि आपको एक तरफ जब आप हीलियम रख रहे हैं और दूसरी तरफ जब आप हाइड्रोजन रखते जाएंगे तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन के कितनी मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे, हीलियम के 4 मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या है कि हीलियम का मास कितना है, 4 म्यू मास है। तो रिलेटिव मास हो गया क्योंकि आपने हाइड्रोजन के रिगार्डिंग उसको लिया है, ठीक है। तो आप जब इसको लेंगे, फर्स्टली जो इंट्रोड्यूस्ड एटॉमिक मास था वो रिलेटिव एटॉमिक मास लिया गया था और उसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट किसको चूज़ किया गया था, हाइड्रोजन को चूज़ किया गया था। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए कि फर्स्टली हाइड्रोजन element was taken as
standard element for taking relative mass ratio, relative mass of an element. ठीक है, हाइड्रोजन को लिया गया सबसे पहले रिलेटिव मास निकालने के लिए, लेकिन हाइड्रोजन को थोड़े टाइम के बाद क्या कर दिया गया, नेग्लेक्ट किया गया। इसका रीज़न था कि हाइड्रोजन लाइटेस्ट तो था ही, लेकिन इसके रिगार्डिंग जो भी एलिमेंट्स का वे किया जा रहा था वो ज़्यादातर का होल नंबर नहीं मिल रहा था, या ज़्यादातर में हाइड्रोजन क्या नहीं कर रहा था, रिएक्ट नहीं कर रहा था। तो इसके बाद ये फर्स्ट स्टैंडर्ड एलिमेंट लिया गया, उसके बाद सेकंड जो लिया गया वो लिया गया ऑक्सीजन। After the hydrogen, oxygen had taken as a standard element for calculating mass of another elements। और कैसे लिया जाता था मास, 1/16 रेशियो निकाला जाता था, यानी एटॉमिक मास जब लिया जाता था वो क्या होता था, मास ऑफ एलिमेंट जो भी आप कंसीडर कर रहे हैं ऑक्सीजन के रिगार्डिंग, और 1/16 मास ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है, 16 म्यू होता है, तो ऑक्सीजन के 1/16 रेशियो का निकालना जाता था मास किसी भी एलिमेंट का निकालने के लिए। लेकिन ये थोड़ा इनकन्वीनियंट तब हो गया जब ये पता चला कि ऑक्सीजन, सबसे पहली बात तो ये कि ऑक्सीजन को क्यों यूज़ किया गया। ऑक्सीजन एक तो अबंडेंट है एटमॉस्फेयर में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन ही होता है। 78% आपको पता है कि नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में, उसके बाद ऑक्सीजन होती है। तो सबसे पहला रीज़न ऑक्सीजन को लेने का ये था कि ये अबंडेंट है एटमॉस्फेयर में, और दूसरा रीज़न ये किसी के साथ भी इजीली क्या कर लेती है, रिएक्ट कर लेती है, यानी इसकी जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई वी आर कंसिडरिंग द ऑक्सीजन एज अ स्टैंडर्ड एलिमेंट फॉर द कैलकुलेटिंग मास ऑफ अनदर एलिमेंट। तो फर्स्ट रीज़न तो क्या हो गया कि ऑक्सीजन इज फाउंडिंग इन द नेचर, ऑक्सीजन इज फाउंडिंग इन द एटमोसफियर एज अ अबंडेंट एलिमेंट। ठीक है, और सेकेंड रीज़न ये हो गया कि ऑक्सीजन इज अ रिएक्टिव एलिमेंट एंड इट कैन रिएक्ट विद द अनदर एलिमेंट्स इजीली, किसी के साथ भी इजीली क्या कर पाती है, रिएक्ट कर पाती है। तो इसलिए ऑक्सीजन को लिया गया, लेकिन इसके पीछे एक ड्रॉबैक आ गई कि ऑक्सीजन को नहीं लिया जा सकता था एज अ स्टैंडर्ड यूनिट। उसका रीज़न क्या था, दो तो आपके पास रीज़न ऐसे ही है कि ऑक्सीजन को ही अपने को क्या लेना चाहिए, एज अ स्टैंडर्ड एलिमेंट लेना चाहिए, लेकिन ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक थी कि आइसोटॉप्स, जो कि अपन पहले भी कर चुके हैं कि आइसोटॉप्स होते क्या हैं। आइसोटॉप्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम्स, यानी एक से ज़्यादा एटम्स जो कि उसके एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे तो सेम होते हैं, बट उनका एटॉमिक मास क्या होता है, डिफर होता है। तो ऑक्सीजन में भी यही पाया गया कि ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है वो एक्चुअली एक फिक्स मास का एलिमेंट नहीं है, मिक्स
मिक्सचर ऑफ दी डिफरेंट मासेस का एलिमेंट अपन कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि इसके आइसोटॉप्स पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में। और उसका बेसिकली जब आप मान लीजिए कि एटॉमिक मास निकाल रहे हैं और आपको पता चले कि 16 की बजाय 18 ऑक्सीजन वहाँ पर आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन का आइसोटॉप जो होता है वो एक तो होता है 16 और एक होता है 18। तो आप तो रिगार्डिंग कितना ले रहे हैं, 1/16 ले रहे हैं ना मास का, लेकिन अगर आइसोटॉप 18 भी वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है तो आपका मास तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि आप तो 1/16 वाला रेशियो ले रहे हैं और जबकि वे किसके साथ कर रहे हो, आप 18 वाले के साथ कर रहे हो। तो ये थोड़ा इनकन्वीनियंट हो गया। तो उसका रीज़न था, ड्रॉबैक क्या आई, ऑक्सीजन, वी आर नॉट यूजिंग द ऑक्सीजन एज अ स्टैंडर्ड एलिमेंट बिकॉज ऑक्सीजन इज फाउंडिंग इन द एटमॉस्फेयर एज अ मिक्सचर ऑफ डिफर एटॉमिक मासेस एटम्स, या सिंपली यूज कर लीजिए कि मिक्सचर ऑफ द आइसोटॉप ऑफ ऑक्सीजन। सो वी कांट कंसीडर इट एग्जैक्टली एज अ यूनिट मास, यानी एक मास कंसिडर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा मासेस का ये क्या होता है, मिक्सचर पाया जाता है, किसमें, एटमॉस्फेयर में। इसलिए अपन इसको क्या नहीं कर रहे, एज अ स्टैंडर्ड यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो फिर किससे अपन एटॉमिक मास निकालें, तो 1961 में फर्स्ट आ गया आपका हाइड्रोजन, सेकंड आपका आ गया ऑक्सीजन, थर्ड जो हुआ वो 1961 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट। देखिए पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक यूनियन के बारे में बताया था जो कि स्टैंडर्ड सेट करती है, सिंबलाइजेशन भी उसी के द्वारा स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किए जाते हैं। उसे कहा जाता है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो उस यूनियन में काम करने वाले जो केमिस्ट थे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि हमें ऐसा कोई एलिमेंट लेना चाहिए जो कि बहुत स्टेबल हो और एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पाया जाता हो, अबेंडेंट हो और इजीली रिएक्ट करता हो। तो उन्होंने सजेस्ट किया, किसने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्स, इन्होंने सजेस्ट किया कि किसमें, 1961 में, कि कार्बन का ऐसा आइसोटॉप जो कि क्या होता है, स्टेबल होता है, स्टेबल आइसोटॉप ऑफ कार्बन used as standard element। क्या यूज़ किया जाए, एज अ स्टैंडर्ड एलिमेंट यूज़ किया जाए उसको, कार्बन 12 को, क्योंकि एक स्टेबल कार्बन आइसोटॉप होता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कैसे मास निकालेंगे, तो वही जैसे उसका रेशियो निकाल रहे थे, एटॉमिक मास निकालने के लिए ऑक्सीजन का भी तो 1/16 रेशियो लिया था, वैसे ही इसमें भी मास ऑफ एलिमेंट का कितना रेशियो लिया जाएगा, 1/12, क्योंकि उसका एटॉमिक मास कितना था, 16, तो कितना रेशियो लिया, 1/16। अब इसका मास कितना है, 12, तो कितना रेशियो लेंगे, 1/12। ठीक है, तो 1/12 मास रेशियो ऑफ कार्बन 12। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। तो ये 3 मेथड्स थी जो सजेस्ट की गई थी बाय द डाल्टन्स एंड सम केमिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन। फर्स्ट क्या थी, हाइड्रोजन को एज ए स्टैंडर्ड यूज़ किया गया, दूसरी क्या थी, ऑक्सीजन को एज ए स्टैंडर्ड यूज़ किया गया। क्यों यूज़ किया गया, उसके पीछे भी रीज़न थे, और फिर बाद में इसको डिस्कार्ड क्यों कर दिया गया, उसके पीछे भी कुछ ड्रॉबैक्स थी। एट लास्ट जो अब तक चल रहा है, एट लास्ट जो यूज़ किया गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट के द्वारा इन द ईयर ऑफ 1961, वो था कार्बन 12 आइसोटॉप, जिसको एज अ स्टेबल, एज अ स्टैंडर्ड एलिमेंट यूज़ किया गया।
और इसके रिगार्डिंग जब भी मास निकाला जाता है तो जिस भी एलिमेंट का आप मास निकाल रहे होते हैं उस मास में 1/12 रेशो मास रेशो ले लिया जाता है किसका, कार्बन का, और वो भी कार्बन कौन सा, 12 आइसोटॉप का। कार्बन का जो आइसोटॉप है 12, उसके अलावा भी कार्बन 13, कार्बन 14 आइसोटॉप्स भी पाए जाते हैं, लेकिन कार्बन 12 इज़ द स्टेबल आइसोटॉप ऑफ कार्बन। क्यों यूज़ किया गया, उसका रीज़न है ये स्टेबल है, दूसरा ये नेचर में अबंडेंट होता है, रिएक्टिव होता है, इसलिए इसे यूज़ किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से इससे एटॉमिक मास निकाला जाता है। एक और यूनिट है एटॉमिक मास में, उसे कहा जाता है एवरेज एटॉमिक मास। वो किसके लिए निकाला जाता है, जो आइसोटॉप्स होते हैं, एक से ज़्यादा आइसोटॉप्स जो होते हैं किसी भी एलिमेंट के, जैसे ऑक्सीजन के भी अपन ने कंसिडर किए हैं, नाइट्रोजन के भी होते हैं, और कार्बन के भी अपन ने कंसिडर किए हैं, नाइट्रोजन भी होता है, तो क्लोरीन भी है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटॉप्स होते हैं, हाइड्रोजन्स के भी हैं। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं जो मैं शायद आपको भेज भी चुकी हूँ, प्लूटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं। तो ये जो कंसीडर किए जाते हैं, ये उनका एटॉमिक मास कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि उनका तो डिफर होता है, तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर यूनिट होनी चाहिए। तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं एवरेज एटॉमिक मास, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अप टू हियर यू विल take the notes of it and write it, understood it, and if you have queries, if you have any problem, then send to me. I will take your queries in the next video lecture. Especially send your worksheets on my personal WhatsApp number. बहुत कम बच्चों की आ रही है, so please send it. Thank you and have a nice day.